सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम। और जो अभी फ़िलहाल महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा मुद्दा जो हिंदी और मराठी जो शुरू से चलता आ रहा है, उसको लेकर गंभीर समस्या को लेकर आज फिर से आपके साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर, सबसे पहले हमारा सवाल है कि महाराष्ट्र किस दिशा की ओर जा रहा है? प्रादेशिक पार्टियां अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। ये जो पूरा भाषा का विवाद और प्रांत का विवाद जो ठाना जा रहा है, इसके पीछे केवल और केवल प्रादेशिक पार्टियां जो अपना अस्तित्व भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस तरीके से प्रांत दर प्रांत में पूरी तरीके से जन भावना के मन में बस के रच के जिस तरीके से अपनी उपलब्धियां पा रहा है ना, वो इनसे पच नहीं रहा है। केवल आप महाराष्ट्र का नाम मत लीजिए, आप बंगाल से, बिहार से, पंजाब से, तमिलनाडु से, कर्नाटका से, कौन से प्रांत का नाम लूँ मैं। यहाँ पे ये लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए पूरे राष्ट्र के हित को दांव पे लगा रहे हैं। भाईचारा जिसे कहते हैं, केवल और केवल भाइयों के लिए चारा का व्यवस्था किया जा रहा है और यहाँ पे जो बहुसंख्य लोग हैं उनके ऊपर अन्याय करके केवल वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। आखिर मनसे को हिंदी से इतनी तकलीफ क्यों है? देखिए, मनसे को हिंदी से तकलीफ नहीं है, उसको मराठी से प्रेम है और वो मराठी के अस्तित्व को जो उन्हें ऐसा लगता है कि हिंदी भाषा से जो थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है, उसके लिए वो ये अपना एक प्रयास कर रहे हैं। मराठी भाषा महाराष्ट्र की अस्मिता है और इसकी यहाँ पे महाराष्ट्र में रह के हमको उतनी ही प्रिय है मराठी और उतना ही प्रिय है राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी। तो मराठी जितने भी लोग परप्रांत से यहाँ आए, उनका एक प्रयास रहना चाहिए मराठी सीखने का, बोलने का। यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की तीज त्यौहार, इसको अगर यहाँ पे रहना है, यहाँ पे व्यवसाय करना है तो उसको अपनाना एक अनिवार्य है। से राजनीतियाँ तेज हो रही है, इसको लेकर हो रही है उसको देखिए, पिछले 15-16 साल से मन से अपना प्रयास कर रही है अपने आप को स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र की राजनीति में, लेकिन शुरुआती जो उनको सफलता मिली उसके बाद में ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अभी आने वाले लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शंस है, कॉरपोरेशन के, म्यूनसिपैलिटी के, ये एक उनके लिए एक सुनहरा मौका है अपने आप को फिर से स्थापित करने का। और ये एक सरल माध्यम है, ये जनता की भावनाओं को भाषा के नाम पे भड़का करके और जो अभी तक की प्रथा परंपरा बनी हुई है कि आप सामाजिक कार्य करके, जनहित के कार्य करके अपने आप को नेता के तौर पे स्थापित करने के लिए हो सकता है आपको 25-30 साल का समय लग जाए, लेकिन अचानक से आप किसी के ऊपर हमला करके, किसी को आप लाफा मार के, किसी को आप किसी का धंधा तोड़ के, किसी का कांच फोड़ के, कई ऐसे नेता बने हुए जिनकी एक ही पूंजी है कि वो केवल और केवल दादागिरी करके, भाईगिरी करके, मार तोड़ करके, गाली गलौज करके ही अपने आप को स्थापित किए हुए हैं और वो ज़्यादा यशस्वी बने हुए हैं। कई पार्टियों ने भी उनको सिर पे उठा के रखा हुआ है। और ये नए जो युवा नेता जो किसी भी पार्टी में जुड़ते हैं, अगर वो अपनी उपलब्धि के लिए, अपने यश के लिए इतने ज़्यादा आतुर है तो वो इस मार्ग का भी अवलंब कर रहे हैं। ये शुरू में साउथ इंडियन अपने हमारे मद्रासी, हमारे कन्नड़ भाइयों के ऊपर भी ये अत्याचार हुआ। उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी की शुरुआत वहाँ से हुई। लेकिन मनसे द्वारा जो निशाना बनाया जा रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा तो उत्तर भारतीयों को बनाया जा रहा है। बात ये थी कि उस समय पे जब जो रोजगार के अवसर थे, सरकारी गैर सरकारी अवसर, उसके अंदर यहाँ के स्थानीय लोगों को अगर कोई मजबूत कंपटीशन दे रहा था तो वो था साउथ इंडियन समाज। और आज जो रिक्शा का काम हो या भाजी का काम हो या प्लम्बिंग का काम हो या पेंटिंग का काम हो, जितने भी छोटे मोटे काम हैं, आप देखेंगे आड़ी बस्तियों में जितने भी अधिकतर उत्तर भारतीय और यहाँ के स्थानीय लोगों का एक वहाँ पे आबादी बस्ती है। और
खाली व्यवसाय नहीं, यहाँ तक कि शौचालय में भी जाना है, यहाँ तक कि पानी के लिए भी अगर उनको जाना है, यहाँ तक कि फुटपाथ का भी इस्तेमाल करना है, गाड़ी की पार्किंग करना है, बच्चों के लिए खेलने का ग्राउंड चाहिए, बच्चे लोगों को खेलना है, पढ़ना है, हर जगह पे यही दो प्रमुख जनसंख्या वाले लोग आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर पे उन्हीं के बीच में खिंचाव तनाव रहेगा ना। तो यही आपको और इसका राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से लाभ लेती हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो सबके लिए काम करती है, सबके भलाई के लिए सोचती है, जहाँ तक हो सकता है स्थानीय लोगों के लिए एक और 50% ज़्यादा उनके लिए उपलब्ध रहती है, और वो रहना भी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो केवल और केवल स्थानीय आबादी के ऊपर ही अवलंबन है। वो बाकी के परप्रांत से आए हुए लोगों को गरिया के, उनको मार के, उनको परेशान करके उनसे शुरुआती में तो उनसे उगाही भी करते हैं, क्योंकि राजनीति में लगने वाला शुरुआती जो उनको कॉरपोरेशन में ले लीजिए या विधायिका में ले लीजिए, क्या मजबूती है। मैं ये मानता हूँ कि मतदाता सारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नेता कौन है जो उत्तर भारतीयों को या इस भारतीय जनता पार्टी को मतदाताओं के बल के ऊपर एक अपना यहाँ पे एक अनडिस्प्यूटेड एक अपना राज्य स्थापित कर सके? नहीं। और ये आज से नहीं, 30-35 साल पहले से होता आया है। हमारी सदैव युति में सरकार रही हुई है, तो थाना एक तरीके से शिवसेना के हिस्से में ही हमेशा आया है और आगे भी आता रहेगा, ऐसी उम्मीद कर रहा हूं मैं। महाराष्ट्र सरकार कब संरक्षण देगी उत्तर भारतीयों को, या मुश्किल कब तक उत्तर भारतीय ऐसे मार खाता रहेगा? नहीं, उसकी वो नियति है। उसको अपने बात व्यवहार से, स्वभाव से जितना वो यहाँ से राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक लाभ ले सकता है, उतना वो लेगा। जब भी कभी अगर वो ऐसी आक्रामक भूमिका लेगा तो कोई भी पार्टी या कोई भी कायदा सुव्यवस्था उसके साथ में खड़ा रहने वाला नहीं है। आज मैं आपको बताता हूँ, एक मोबाइल की दुकान के ऊपर एक कोई स्थानीय ग्राहक गया और उसको दुकान वाले ने मार के बहुत बड़ी गलती की। वो क्षमा के पात्र नहीं है, लेकिन उसकी वजह से जो जनभावना स्थानीय लोगों में, गलत जनभावना जो फैली, उसको मिटाने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए उस दुकानदार को बुला के एक नेता ने अपने कार्यालय में उसको लाफा मरवाया और एक सकारात्मक, मतलब स्थानीय लोगों के हिसाब से एक सकारात्मक संदेश भेज दिया। तो आज जो जनता के बीच में आक्रोश था वो कहीं थम गया। लेकिन जब उत्तर भारतीय नेता मार खाता है तो कोई नेता क्या कोई मारने वाले को बुला के ऐसे लाफा मरवाता है? क्या आप उम्मीद कर सकती हैं? तो ये गलत ही है और वो नहीं हो सकता। भाजपा के फायर ब्रांड नेता नीतीश राणे ने कहा कि अगर राज ठाकरे इतना ही लोगों को पीटने पे उतारू हैं तो जाकर जावेद अख्तर को मारिए। बिल्कुल, जावेद अख्तर को मारिए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ से बंद कर दीजिए, हिंदी सिनेमा मत चलने दीजिए, हिंदी पत्रिका मत चलने दीजिए। जब यहाँ पे हिंदी का, देखो पहले ही मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि राज ठाकरे का विरोध हिंदी के प्रति कम है, लेकिन मराठी के प्रति उनकी आस्था, प्रेम अधिक और होना भी चाहिए। वो ये थोड़ी बोल रहे हैं कि आप हिंदी में बात मत करो, वो ये बोल रहे हैं कि मराठी में बात करो और करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो राज ठाकरे की ये जो तरीका है लोगों से मराठी बुलवाने का, क्या आप इसको सही मानते हैं? गलत है, ये गलत है। लेकिन जो अपने मुद्दे को हाईलाइट करना चाहते हैं, उनके पास, उनके समझ से यही एक अच्छा तरीका है। और आज राज साहब ऐसा कुछ नहीं करते होंगे, लेकिन उनके नीचे जो प्रथा परंपरा बनी हुई है वो तो वही मार्ग से बने हुए हैं। तो जो बाकी उनको मानने वाले हैं, उनके पीछे चलने वाले लोग हैं, वो भी तो उसी को अवलंब करेंगे। और सर, उत्तर भारतीयों को पीट कर, जिस तरह से मार कर, उनको जिस तरह प्रताड़ित करके अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक होकर विजय दिवस मनाने जा रहे हैं,
ये कि ये कहाँ ये तक तो सही? जो हिंदी की शक्ति शिक्षा में थी उसके खिलाफ उन्होंने जो भूमिका ली और उस भूमिका को मानते हुए महाराष्ट्र की सरकार ने हिंदी की शक्ति शिक्षा से निकाला है। और उसका अगर मैं देखो किसी भी बहाने से अगर दोनों जन साथ में आ रहे हैं तो अच्छी बात है। क्या है वो कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से चलने वाले बने हुए मुख्यमंत्री थे, तो उसमें उनकी कितनी मर्जी थी और कितनी उनकी बाध्यता थी वो तो वही जाने। लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं ये सत्य है कि उन्होंने उसको माना था लेकिन आज उसके विरोध में खड़े हैं। तो ये तो क्या कहते हैं मौका परस्त राजनीति का उदाहरण है ना। तो क्या अब महाराष्ट्र की राजनीति गरीबों को प्रताड़ित कर कर चलाई जा रही है, इस चीज़ को आप मानते हैं? गरीबों को प्रताड़ित करने से ज़्यादा भाषा का जो एक आग्रह है उसके लिए ये सब जो एक दुर्भावना समाज में फैल रही है इसको सब अपने अपने तरीके से ले रहे हैं। कौन सी पार्टी ने विरोध किया मुझे बताइए? कांग्रेस ने विरोध किया या भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया या एनसीपी ने विरोध किया? 5 प्रमुख पार्टियों में से 2 प्रमुख पार्टियों ने पक्ष में मारधाड़ के पक्ष में अपनी भूमिका स्पष्ट रूप से रखी और 4 पार्टियां उसमें एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना भी आ गई है, जबकि उन्होंने मैंने सुना कि उन्होंने कहा है कि इनकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। लेकिन धरातल पे कितना सुरक्षित महसूस करता है एक परप्रांतीय, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह तो है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सब जो चल रहा है कि ये ऐसा कहना है या फिर आपका ऐसा मानना है कि सब सत्ते की लाचारी दिख रही है कुछ? हाँ बिल्कुल सत्ता की लाचारी है। और इसके अंदर देखो महाराष्ट्र की अस्मिता को बनाए रखने का भी काम स्थानीय लोगों का तो है ही है ना, तो उसके लिए वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। आखिर कब रुकेगा यह प्रांतवाद का मुद्दा महाराष्ट्र में? दिख तो ऐसा रहा है कि ये बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि स्थानीय पार्टी जब तक अपना हिस्सा सत्ता में नहीं पाएगी तो वो ऐसे कुछ न कुछ हुड़दंग करके अपना अस्तित्व तो बनाएगी ना। यहाँ तक कि जो हॉकर लोग हैं इनसे भी वसूली करते हैं। तो जो उनको आर्थिक बल चाहिए और जो उनको विद्वेष फैलाने के लिए जो एक बुनियादी मुद्दा चाहिए वो इनको ये उपलब्ध रहता है सहज रूप से। सर कल जैसे कि मीरा भाईंदर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, एक राजस्थानी को मनसे द्वारा बुरी तरीके से पीटे जाने की वजह से पूरा राजस्थानी समाज एकत्र होकर दुकान बंद करके आंदोलन कर रहा था, लेकिन जब वहीं पर एक उत्तर भारतीय मार खाता है तो कोई भी उत्तर भारतीय नेता आगे नहीं आता है। मुझे बताइए मीरा भाईंदर का विधायक कौन है? परप्रांतीय है। इसके पहले विधायिका कौन थी? परप्रांतीय थी। मीरा भाईंदर का जो समीकरण है, आबादी का समीकरण है, वो बिल्कुल थाना से अलग है। थाना एक सांस्कृतिक शहर है। यहाँ से धर्मवीर आनंद दिघे जैसे नेता जन्म लिए, उन्होंने अपना पूरा कार्यक्षेत्र रखा इसको, और उन्हें के पद चिन्हों पे चलते हुए यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी शिवसेना के रूप में यहाँ पे थाना में कार्यरत हैं। लेकिन यहाँ पे उस समय से भी पर प्रांतियों का, उत्तर भारतीयों का वही राजनीतिक अस्तित्व था। यहाँ पे नगर सेवक बन पाए हैं क्या उत्तर भारतीय? कितने नगर सेवक बन पाए हैं? जितने भी उत्तर भारतीय बहुल क्षेत्र हैं उसमें से भी जिस भी व्यक्ति ने अपने दम पर पार्टी बदल के दादागिरी के दम पे जो भी अपना नगर सेवक बन पाए हैं वो बन पाए हैं। बाकी किसी पार्टी के साथ निष्ठा से जुड़े होने के कारण या उनके अच्छे चरित्र के कारण अगर कोई उत्तर भारतीय यहाँ पे अभी तक लोक प्रतिनिधि नहीं बन पाया है। तो गरीब जो मार खा रहे हैं उसके पीछे के कारण उत्तर भारतीय नेता हैं। बिल्कुल, मैं इसको सही मानता हूँ। अविनाश यादव आज जितना अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं पूरा थाना पालघर में, उसके पीछे राज ठाकरे हैं। राज ठाकरे की ताकत है। पूरे पुलिस प्रशासन के हर जरूरत के लिए, हर हित के लिए राज ठाकरे आवाज उठाते हैं और वो स्थानीय हैं, तो स्थानीय पुलिस प्रशासन और जनता उनके साथ में है। अगर आज कोई उत्तर भारतीय नेता
मनसे के स्टाइल में अगर कोई काम करना चाहे तो उसको कहाँ से समर्थन मिलेगा? मैं खाली महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी उसको कोई समर्थन नहीं मिल सकता है। तो कोई उत्तर भारतीय नेता या पर प्रांतीय नेता उस तरीके की राजनीति कर ही नहीं पाएगा। उसको तो सद्भाव की राजनीति ही करनी पड़ेगी। कानून व्यवस्था और न्याय की वो अपेक्षा कर सकता है, भीख मांग सकता है, इससे ज्यादा और क्या कर सकता है? आज सत्ताधारी पार्टियां हो या कोई भी पार्टी हो, उनसे वो केवल यही उम्मीद। और आज की तारीख में कोई भी पार्टी तराजू लेके बैठी हुई है। किसी भी मुद्दे को अगर मैं इसके साथ में रहता हूं तो मेरा राजनीतिक लाभ और नुकसान क्या होगा? हर पार्टी उस तराजू में तोलती है हर मुद्दे को। इसमें न्याय या किसी के सद्भावना का कोई मुद्दा ही नहीं रहता है। अगर उनको लगता है कि भैया इस मुद्दे के साथ रहने से अच्छा रहने से मुझे 10%, 20%, 25% ज़्यादा मत मिल जाएगा तो उस तरफ चले जाएंगी। लेकिन वो उत्तर भारतीय समाज जो यहाँ पे गिरमटिया मजदूर के रूप में आया हुआ है और आज कुछ हद तक वो अपने आप को यहाँ पे स्थापित कर पाया हुआ है, लेकिन चुनाव के समय में आज भी वो अपने गांव चले जाता है। तो चुनाव के समय पे इफेक्टिव असरदार तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा 10-15% मत दे पाता है। तो उत्तर भारतीयों के पक्ष में कौन खड़ा रहेगा? आज यहाँ से 400 किलोमीटर दूर, यहाँ से 900 किलोमीटर दूर पे यहाँ पे मारवाड़ी समाज है, यहाँ पे गुजराती समाज है। वो चुनाव के समय पे यहाँ पे भी उपलब्ध रह सकते हैं, अपने गांव में भी उपलब्ध रह सकते हैं। लेकिन 1500-1600 किलोमीटर दूर से आके वो समीकरण नहीं बैठा सकता उत्तर भारतीय समाज। तो वो क्या करता है? और ये जो संयुक्त परिवार का जो एक हमारे भारत की संस्कृति में एक जो मूलभूत ढांचा है, इसको आज भी अगर किसी ने संभाल कर रखा है तो उत्तर भारतीय समाज में। आज भले ही वो बेटा, वो पति यहाँ पे आके कमा रहा है, लेकिन वो अपने माँ, पिताजी, अपने परिवार, अपने भाई, अपने बच्चों को गांव में भी उतना ही वो चिंतित रहता है, उतना ही उनके लिए वो उपलब्ध रहता है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरीके से। तो फिर उसकी ताकत बट जाती है। उत्तर प्रदेश से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, कहीं से भी आया हुआ है, भले वो यहाँ पे रोजगार कर रहा है, लेकिन वो अपने गांव की जरूरतों को भी पूरा करने का प्रयास करता है। आखिर उत्तर भारतीय नेता कब इस चुप्पी को तोड़ेंगे और कब उत्तर भारतीयों के लिए स्टैंड लेंगे? उत्तर भारतीय नेताओं से ये उम्मीद करना गलत है। यहाँ का कोई स्थानीय नेता जब तक उनके साथ में नहीं खड़ा होगा, उनके लिए नहीं उपलब्ध होगा। और वो कब उपलब्ध होगा? जब उसको फायदा होगा। आज मुंब्रा का एक विधायक है, माननीय जितेंद्र आवाड़ जी, वो जिस तरीके से माइनॉरिटी के लिए खड़े रहते हैं, क्योंकि माइनॉरिटी उनके साथ संगठित रूप से खड़ी रहती है। उत्तर भारतीय समाज हर पार्टी में बटा हुआ है, समान रूप से बटा हुआ है, और उसके लिए भी कई बाध्यताएं हैं, क्योंकि उसको धंधा भी करना है, उसको आड़ी बस्ती में रहना भी है, उसको अपने बच्चों को शिक्षित भी करना है, उसको स्वास्थ्य की भी सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये जो स्थानीय पार्टियां जो मजबूत है यहाँ पे, थाना में विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूती है बताइए ना मुझे। कॉरपोरेशन में ले लीजिए या विधायिका में ले लीजिए, क्या मजबूती है? मैं ये मानता हूँ कि मतदाता सारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नेता कौन है जो उत्तर भारतीयों को या इस भारतीय जनता पार्टी को मतदान किसी भी बहाने से अगर दोनों जन साथ में आ रहे हैं तो अच्छी बात है। महाराष्ट्र की राजनीति गरीबों को प्रताड़ित कर चलाई जा रही है, इस चीज़ को आप मानते हैं? गरीबों को प्रताड़ित करने से ज़्यादा भाषा का जो एक आग्रह है, उसके लिए ये सब जो एक दुर्भावना समाज में फैल रही है, इसको सब अपने अपने तरीके से ले रहे हैं। कौन सी पार्टी ने विरोध किया मुझे बताइए? कांग्रेस ने विरोध किया या भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया या एनसीपी ने विरोध किया? 5 प्रमुख पार्टियों में से 2 प्रमुख पार्टियों ने पक्ष में, मारधाड़ के पक्ष में अपनी भूमिका स्पष्ट रूप से रखी, और 4 पार्टियां, उसमें एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना भी आ गई है, जबकि उन्होंने मैंने सुना कि उन्होंने कहा है कि इनकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। लेकिन धरातल पे कितना सुरक्षित महसूस करता है एक पर प्रांत, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह तो है ही नहीं।
गरीबों को प्रताड़ित करने से ज़्यादा भाषा का जो एक आग्रह है, उसके लिए ये सब जो एक दुर्भावना समाज में फैल रही है, इसको सब अपने अपने तरीके से ले रहे हैं। कौन सी पार्टी ने विरोध किया मुझे बताइए? कांग्रेस ने विरोध किया, या भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, या एनसीपी ने विरोध किया? 5 प्रमुख पार्टियों में से 2 प्रमुख पार्टियों ने पक्ष में, मारधाड़ के पक्ष में अपनी भूमिका स्पष्ट रूप से रखी, और 4 पार्टियां, उसमें एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना भी आ गई है, जबकि उन्होंने मैंने सुना कि उन्होंने कहा है कि इनकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। लेकिन धरातल पे कितना सुरक्षित महसूस करता है एक परप्रांतीय? इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह तो है ही नहीं। तो आपका ऐसा मानना है कि सब सत्ते की लाचारी दिख रही है कुछ? हाँ, बिल्कुल सत्ता की लाचारी है। और इसके अंदर देखो, महाराष्ट्र की अस्मिता को बनाए रखने का भी काम स्थानीय लोगों का तो है ही है ना, तो उसके लिए वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। आखिर कब रुकेगा यह प्रांतवाद का मुद्दा महाराष्ट्र में? दिख तो ऐसा रहा है कि ये बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि स्थानीय पार्टी जब तक अपना हिस्सा सत्ता में नहीं पाएगी, तो वो ऐसे कुछ न कुछ हुड़दंग करके अपना अस्तित्व तो बनाएगी ना। जब आप किसी राज्य में हैं तो उस राज्य का सम्मान और भाषा और उनकी रीति रिवाज, संस्कृति, उनके त्यौहार को मानना भी आपका दायित्व स्वाभाविक रूप से बनता है। तो ये दोनों को अगर आपने एक एक सतर्क निर्णय लिया है, जानबूझकर निर्णय लिया है कि किसी दूसरे प्रांत में जाके व्यवसाय करने का और बसने का, तो इसके पीछे कुछ तो आपका या तो मजबूरी होगी या तो ये नियोजन होगा। तो उसके साथ साथ आपको ये ऑब्लिगेशन, ये जिम्मेवारी भी आएगी कि जिस प्रांत में आप जा रहे हैं वहाँ की भाषा का और वहाँ का रीति रिवाज का ख्याल रखें। ऐसा आप नहीं कह सकते कि उत्तर भारतीय को संरक्षण नहीं मिल रहा है और हर चीज़ एकदम दर्श रूप से या एकदम पब्लिक में दिखा के नहीं किया जाता है। जो कुछ भी पीछे पीछे यंत्रणा पूरी काम करती है और जो लोग भी गुनहगार हैं उनको दंडित भी। और भी खबरों के लिए तब तक के लिए धन्यवाद।